So guys, in the last class we did with the concept of partnership where we हमने ये देखा कि पार्टनरशिप किस चीज़ों को रिमूव करती है, क्या इसमें डेफिनेशन आएगी और क्या इसका गवर्निंग लॉ है। और आज हम देखने वाले हैं द फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अब तुम्हें पता है सोल ट्रेडर एंड एचयूएफ में सबसे पहला ही जो फीचर है हम क्या देखते थे, फॉर्मेशन देखते थे। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन है। और फॉर्मेशन में हम फर्दर ये देखते थे कि कोई गवर्निंग लॉ तो नहीं है। सोल ट्रेडर में कोई गवर्निंग लॉ नहीं था, एचयूएफ में गवर्निंग लॉ था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एंड इन पार्टनरशिप यहाँ पे अपने पास गवर्निंग लॉ है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। तो गवर्नड पार्टनरशिप इज गवर्नड बाय द Indian Partnership Act 1932. It comes into existence through a legal agreement. लीगल एग्रीमेंट से ये एग्जिस्टेंस में आती है। और जो पार्टनर्स के बीच लीगल एग्रीमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, wherein the terms and conditions governing relationship among partners sharing the profit and loss and manner of conducting the business are specified. पार्टनरशिप डीड में हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है एंड बिजनेस को कैसे रन करना है ये हमें बताया जाता है उस स्पेसिफिक अग्रीमेंट में। तुमने कभी एमओए और एओए सुना हो तो ये पार्टनरशिप में नहीं लगता, ये कंपनीज में लगता है। ये मैंने तुम्हें एडिशन के लिए बताया था कि एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें ऑब्जेक्ट लिखा होता है कि हमारा बिजनेस किस वजह से चल रहा है, और एओए यानी कि रूल बुक की जैसे होता है, ये कंपनी में आएगा। ये पार्टनरशिप में एप्लीकेबल नहीं है, ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया था, ये लिखना नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे आएगा कि जो हमारा पार्टनरशिप डीड होती है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आती है, मैनर इन विच हाउ बिजनेस विल बी कंडक्टेड ये आएगा, एंड देन पार्टनर्स के बीच क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी ये आता है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए एंड रन विद द प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव से होना चाहिए। मेन बात है प्रॉफिट मोटिव से होना चाहिए। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो वो एक चैरिटेबल पर्पस है और इसको हम पार्टनरशिप नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पे तुम शॉर्ट में लिख सकते हो कि गवर्निंग एक्ट कौन सा है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, देन एक्सिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट, और उस लीगल एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में तीन चीजें आती है, टर्म्स एंड कंडीशन, पीएसआर और मैनर टू कंडक्ट द बिजनेस। फिर प्रॉफिट मोटिव में इसमें क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप में प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो ये क्या है, हमारा चैरिटी पर्पस है, और चैरिटी पर्पस को हम पार्टनरशिप में गिनते नहीं है। तो यहाँ लिखा है टू पीपल कमिंग टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पस विल नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। तो फॉर्मेशन में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी कि गवर्निंग एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और उसमें क्या लिखा जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, पीएसआर होती है, और मैनर टू कंडक्ट द बिजनेस आता है। फिर प्रॉफिट मोटिव में प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है, चैरिटी पर्पस है, तो ये पार्टनरशिप ही नहीं है। उसके बाद लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या आएगा, हमने देखा था सोल ट्रेडर में या सोल प्रोपराइटर में, और एचईएफ में क्या देखा था, उनकी जो कर्ता की लायबिलिटी है और सोल ट्रेडर की लायबिलिटी है वो क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। और यहाँ पे पार्टनरशिप में भी क्या है, लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी पार्टनर्स की। जिसमें फिर हमने एक्सप्लेनेशन दी थी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि पर्सनल एसेट को भी लिया जा सकता है अगर बिजनेस एसेट क्या है, इनसफिशिएंट है। यहाँ पे जो नई बात है, न्यू बात है, जिसकी वजह से तुम्हें नंबर मिलेगा इसमें, वो क्या है, फर्दर द पार्टनर आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट। डेट की पेमेंट के लिए जो पार्टनर्स है वो जॉइंटली एंड इंडिविजुअली क्या है, लायबल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मान लो मैं एक फर्म में पार्टनर हूँ और मेरे साथ दो लोग और पार्टनरशिप में हैं। मैंने कोई लायबिलिटी खड़ी कर दी, मैंने किसी से पार्टनरशिप में रहते रहते कुछ ना कुछ बिजनेस एसेट परचेज की है 50,000 की। ठीक है, अब वो 50,000 सिर्फ मेरी लायबिलिटी नहीं है, मतलब मेरी लायबिलिटी तो है ही है, साथ में जो मेरे साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं अदर दो पार्टनर्स, वो भी क्या हो जाएंगे, लाइएबल हो जाएंगे। यानी मैं तो हूँ ही हूँ लाइएबल उस लायबिलिटी के लिए, साथ में दो पार्टनर भी लाइएबल है। इसको बोलते हैं जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। एक पार्टनर की वजह से दूसरे पार्टनर भी उसी सेम एक्टिविटी जो कि उस पार्टनर ने की है लायबल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात यही थी। तो कीवर्ड में तुम लिख सकते हो अनलिमिटेड लायबिलिटी, जॉइंटली
एंड इंडिविजुअली लायबल टू पे दी डेट। अनलिमिटेड लायबिलिटी सबकी है और वो एक दूसरे की लायबिलिटी के लिए भी क्या है, लायबल है। फिर उसके बाद है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग में हमारे पास क्या आएगा, द पार्टनर बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन द रनिंग ऑफ अ बिजनेस एज अ टीम। टीम के जैसे वो क्या करेंगे, वो रिस्क को बियर करेंगे और जो रिवार्ड होता है वो क्या, प्रॉफिट की फॉर्म में आएगा, जो कि शेयर किया जाता है पार्टनर्स में इन द अग्रीड रेशियो। इसको हम क्या बोलते हैं, पीएसआर बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अग्रीड रेशियो को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये शायद तुम्हारे 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, जिसमें पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सिखाई जाती है। ठीक है, या तो शायद 11th में या 12th में, मुझे पता नहीं है, मैंने अकाउंटेंसी पे अभी थोड़ी सी रिसर्च नहीं की। तो उसमें बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट आएगा तो वो पीएसआर में बटेगा, लॉस आएगा तो वो भी उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में हमारा क्या बटा है, प्रॉफिट। ठीक है, तो शेयर लॉस इन द सेम रेशियो इन इवेंट ऑफ द इंकरिंग ऑफ लॉस। तो ये आ जाएगा अपने पास रिस्क बियरिंग में। तो यहाँ मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एज वेल एज लॉस इन द पीएसआर अग्रीड रेशियो। अब 3 पार्टनर है, उन्होंने प्रॉफिट शेयर करना है, पीएसआर रेशियो या तो इक्वल है 1:1:1 यानी 1/3 1/3 1/3, पीएसआर 5:3:2 है यानी कि 5/10 3/10 और 2/10। देन या तो पीएसआर क्या है 4:2:4 यानी कि 4/10 2/10 और 4/10। इस तरीके से रिस्क क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो ये हमारी होगी अग्रीड रेशियो, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। देन उसके बाद डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल में क्या है, क्योंकि पार्टनरशिप जो है सारे लोगों के बीच में हुई है, तो डिसीजन भी कौन लेगा, सब लेंगे। तो यहाँ पे बोला है डिसीजन आर जनरली टेकन विद द म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है 3 पार्टनर है, तीनों ने हाँ बोला, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनानिमस कंसेंट बोलते हैं। यूनानिमस इन द सेंस कि जो हम डिसीजन लेना चाहते हैं, प्रपोज डिसीजन, उसके अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव ओपिनियन नहीं है, नेगेटिव वोट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, यूनानिमस कंसेंट बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल कंसेंट। अब यूनानिमस वर्ड जो है वो तुम्हारे इस चैप्टर में नहीं लिखा है, तो आई विल नॉट राइट दैट वर्ड। तो यहाँ पे तुम लिखोगे कि डिसीजन आर जनरली टेकन विद द म्यूचुअल कंसेंट, यानी मैं डिसीजन ले रही हूँ तो मैं अदर पार्टनर से कंसल्ट करूंगी पहले। ठीक है, दस द एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर मैनेज थ्रू द जॉइंट एफर्ट, यानी मैं डिस्कस कर रही हूँ उनसे, उनसे बात करूंगी, उनको ये बोलूंगी ये काम हम इस तरीके से कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, तो जॉइंट एफर्ट लगते हैं। तो यहाँ पे यही आएगा, डिसीजन बाय म्यूचुअल कंसेंट, एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द जॉइंट एफर्ट। जितनी भी एक्टिविटी होगी डे टू डे रूटीन की, वो सारी क्या होगी, जॉइंट एफर्ट से होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में क्या आएगा, पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस सिंस द डेथ रिटायरमेंट कैन ब्रिंग एन एंड टू द बिजनेस। रिटायरमेंट भी क्या ला सकती है, इसको एंड पे लेके आ सकती है। यानी 3 पार्टनर थे ए बी सी, सी क्या हो रहा है, रिटायर, तो इसका मतलब 2 बच गए। अब 2 बचे तो इसका मतलब पुराने एग्रीमेंट को क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, डिसोल्व करना पड़ेगा, यानी कि खत्म करना पड़ेगा। अब पुरानी चीज खत्म हो रही है तो नई बन रही है, दैट मीन्स कि ये क्या है, डेथ ऑफ द पार्टनरशिप है। ठीक है, डेथ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म यानी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। Partnership is characterized by the lack of continuity of business since the death retirement can bring an end to the business. However, अब जो बचे हुए पार्टनर है ए और बी बचे थे, may if they so desire continuity continue to business on the basis of the new agreement। अब अगर ए और बी चाहते हैं पार्टनरशिप में बिजनेस करना, तो वहां पे वो नया एग्रीमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो DIRL will affect partnership existing one will discontinue। DIRL, अगर किसी ने मेरे हैंड रिटन नोट्स पढ़े हैं तो मैंने तुम्हें पहले भी DIRL बताया था, डेथ, इंसेनिटी, रिटायरमेंट और लुनेसी। लुनेसी यानी पागलपन या इंसेनिटी, इम्प्रिजनमेंट, ये सारी चीजें बताई थी। इससे क्या हो सकता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी और रिमेनिंग पार्टनर जो है वो एक नया एग्रीमेंट क्या कर सकते हैं, ड्राफ्ट, इन केस अगर वो पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर। नंबर ऑफ पार्टनर, अब मिनिमम नंबर तो 2 ही रहेगी, क्योंकि 2 के बिना तो बिजनेस पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। तो अब मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम नंबर 2 लोगों ने मुझे क्या करे, डिफाइन। एक तो मेरा हो गया कंपनीज एक्ट
और एक हो गया कंपनीज रूल। एक्ट जो होता है वो बड़ा होता है, रूल क्या होता है छोटा। तो एक्ट ने ज्यादा नंबर बताया 100 और रूल जो है वो छोटा होता है तो उसने कम बताया 50। इस तरीके से तुम इसको याद रखोगे। हाँ मैं रटवा रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये रटना ही है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464, अब सेक्शन तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें क्या याद करना, एक्ट और रूल याद करना। तो कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी 100। ज्यादा जो मेंबर कितने हो सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 100 हो सकते हैं। और ये किसने बताया? कंपनीज एक्ट ने बताया। देन द नंबर प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट एज पर रूल 10, किस चीज का? कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। कंपनीज मिसलेनियस, सॉरी, कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 का जो रूल नंबर 10 है वो मैक्सिमम नंबर कितना बताता है? 50। तो ये हो जाएगा अपना नंबर ऑफ पार्टनर्स। देन उसके बाद है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में क्या बोला है? द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हाईलाइट द फैक्ट दैट इट इज बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमने देखा था ना, ये मैंने तुम्हें एम्फसाइज करके भी पूरा बताया था कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये अपनी डेफिनेशन से आई है ये लाइन। डेफिनेशन अगर तुमने याद कर लिया पिछले पार्ट से तो ये तुम लिख सकते हो। तो ये क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है और मैंने तुम्हें बताया भी था। इन अदर वर्ड एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड द प्रिंसिपल। मैंने कोई ऑर्डर दिया, सामने वाले ने उसको पूरा कर दिया तो वो मेरा क्या है? एजेंट। और मैं क्या हूँ? क्योंकि मैंने ऑर्डर दिया है मैं प्रिंसिपल। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है? मैंने ऑर्डर दिया, मैं खुद भी काम कर रही हूँ और दूसरों के लिए भी काम कर रही हूँ। सॉरी, मैंने ऑर्डर दिया है तो लोग मेरे लिए भी काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया है तो मैं उनके लिए भी काम कर रही हूँ। तो मतलब कि इन द सेम इवेंट पार्टनर कैन बी बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। कैसे? He is agent of other partner as he represent them and thereby bind them through his act। जो पार्टनर है वो एजेंट है दूसरे पार्टनर्स के लिए, क्योंकि वो अपने काम से दूसरों को भी क्या कर देता है? बाइंड कर देता है। जैसे लायबिलिटी का देखा था कि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ ऑल। He is principal as he too can bind by the act of the other partner। और वो प्रिंसिपल भी है क्योंकि दूसरे पार्टनर का जो काम है उसको भी क्या कर सकते हैं? बाइंड कर सकते हैं, इसीलिए। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें मेन बस वो डेफिनेशन वाली लाइन चिपकानी है एंड देन वो एजेंट क्यों है और प्रिंसिपल क्यों है ये बताना है। तो यहाँ पे तुम्हारा म्यूचुअल एजेंसी, नंबर ऑफ पार्टनर, कॉन्टिन्यूटी, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, फिर उसके बाद रिस्क बियरिंग, लायबिलिटी एंड फॉर्मेशन, ये सारे फीचर तुम्हारे क्या हो जाते हैं? खत्म। और आई होप कि तुमने पोज करके जब मैं समझा रही थी ये चीजें लिख ली होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपने फीचर्स वाले पार्ट को। देन इन नेक्स्ट पार्ट वी विल बी हैविंग अ गेज ऑन मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द पार्टनरशिप।